एक फिल्मकार बड़े ही ख्वाहिशों के साथ किसी फिल्म का निर्माण करता है। उसे आशा होती है कि फिल्म न केवल अवार्ड्स बटोरे बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी तगड़ी कमाई करे, जिससे फिल्म में लगा उसका पैसा वसूल हो सके। एक फिल्म जिसे देखकर हम अच्छा या बुरा कहने में एक क्षण भी नहीं गंवाते, उसे बनाने में फिल्मकार को वर्षों लग जाते हैं, जिसमें उसका पाई पाई लगा होता है और अधिकतर बार तो वो कर्ज लेकर भी फिल्म को पूरा करता है। जरा सोचिए, जब उस फिल्मकार को यह पता चले कि करोड़ों कर्ज लेकर उसके द्वारा बनाई गई फिल्म फ्लॉप हो गई है तो उस पर क्या गुजरती होगी। आज की इस बेहद ही मार्मिक एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ फिल्मकारों और उनकी बनाई फिल्मों की बातें विस्तार से करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1970 में आई पिछले सदी की सबसे महान फिल्मों में से एक मेरा नाम जोकर से, जिसे बनाने में शोमैन राज कपूर साहब ने अपनी एक एक पाई लगा दी थी। राज कपूर इस फिल्म को उसी तरह बनाना चाहते थे जिस तरह के आसिफ ने अपनी फिल्म मुगले आजम बनाई थी। राज साहब के मन में इस फिल्म को लेकर उसी तरह की शिद्दत और प्यार था और इसलिए वो इस फिल्म में किसी भी तरह की कमी रखना नहीं चाहते थे। अतः इस फिल्म पर उन्होंने हाथ खोलकर पैसा खर्च किया और 6 साल बाद जब इस फिल्म का काम पूरा हुआ तब इस फिल्म का बजट 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई थी तब इसकी लंबाई तकरीबन 5 घंटे की थी और इसको राज कपूर ने 3 अलग अलग फिल्मों की तरह शूट किया था। सबसे पहले फिल्म का आखिरी हिस्सा शूट किया गया था और ऋषि कपूर वाले भाग के शूटिंग तक पहुंचते पहुंचते यह फिल्म ओवर बजट हो गई थी, जिसके चलते राज कपूर साहब को अपना घर और स्टूडियो तक को गिरवी रखना पड़ा था। एडिटिंग टेबल पर इस फिल्म को 5 घंटे से 4 घंटे और 4 मिनट तक लाया गया और जब यह फिल्म सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई तो इसमें 2 मध्यांतर रखे गए थे। 1 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सभी के उम्मीदों के विपरीत जाकर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और इस असफलता ने राज कपूर को एक बड़े आर्थिक संकट में डाल दिया था। फिल्म की नाकामयाबी के चलते उन्होंने अपने घर को नीलाम होते हुए देखा था और वो कुछ समय के लिए शराब में भी डूब गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनका स्थान भारतीय सिनेमा में मेरा नाम जोकर के बाद भी सबसे ऊपर ही था। वो असफलता के बाद भी किसी बड़े स्टार या सुपरस्टार की फिल्म में अपनी शर्तों पर काम करके अपना ऋण चुका सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी और की मदद लेने के बजाय खुद ही आगे बढ़कर अपने दम पर खड़े होने का निर्णय किया और एक और फिल्म बनाना शुरू कर दिया, जिसमें वो अपने बेटे को एक हीरो के रूप में लॉन्च करने वाले थे। इस फिल्म का नाम रखा गया बॉबी, जिसमें राज कपूर ने एक नई टीम के साथ काम करना शुरू किया। शंकर जयकिशन की जगह पर राज कपूर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को इस फिल्म का संगीत तैयार करने की जिम्मेवारी दी। साथ में शैलेंद्र के निधन के बाद राज कपूर ने इस फिल्म के गीत लिखने का जिम्मा आनंद बख्शी साहब को सौंपा। इस नई टीम ने भी राज कपूर को निराश नहीं किया और बेहतरीन संगीत से सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मेरा नाम जोकर की सारी कसर पूरी कर दी थी। इस फिल्म के चलते न सिर्फ राज कपूर ने अपने सारे ऋण चुका दिए बल्कि उन्होंने अपने लिए एक नया घर भी खरीद लिया था। गौरतलब है कि साल 1972 में मेरा नाम जोकर को दूसरे देशों में भी रिलीज किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से सोवियत यूनियन का जिक्र करना जरूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए उस समय बॉलीवुड का मतलब ही राज कपूर थे। ऐसे में तय था कि वहाँ भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। साल 1972 में इस फिल्म को भारत में मिली असफलता को देखते हुए सोवियत यूनियन में 4 घंटे की फिल्म को एक साथ प्रदर्शित न करते हुए 3 अलग अलग भागों में वहाँ के 3 अलग अलग स्थानों पर रिलीज किया गया। क्रिटिक्स द्वारा मिले जुले रिव्यूज के बाद भी लोगों ने खूब प्यार दिया और वहाँ इस फिल्म को देखने 7 मिलियन लोग पहुँचे थे, जिससे उस समय सोवियत यूनियन में फिल्म ने 16 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कहा जाता है कि राज कपूर इस फिल्म का सीक्वल भी बनाना चाहते थे, लेकिन भारत में मिली असफलता के चलते ऐसा नहीं हो पाया था। साल 1980 में भारत के कई भागों में भी इस फिल्म को 3 अलग अलग पार्ट्स के रूप में रिलीज किया गया था और इस बार फिल्म ने पहले से अच्छा प्रदर्शन किया था। आज यह फिल्म राज कपूर की सबसे बड़ी और शानदार फिल्मों की फहरिस्त में शामिल की जाती है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं साल 1971 में आई सुनील दत्त साहब की महत्वाकांक्षी फिल्म रेशमा और शेरा की, जिसके निर्माण ने उनके अच्छी खासी जिंदगी को नरक बना दी थी। वास्तव में सुनील दत्त ने इस फिल्म को बनाने में अपना सब कुछ झोंक दिया था और इतने पर भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने कर्ज लेने से भी गुरेज नहीं किया। खैर, काफी जद्दोजहद के बाद फिल्म जब पूरी हुई तो सुनील दत्त साहब ने बड़े ही गर्व से इसे अपने करीबी दोस्तों को दिखाया, जिनमें जुबली स्टार राजेंद्र कुमार साहब भी शामिल थे। फिल्म देखने के बाद जब दत्त साहब ने राजेंद्र कुमार से उनकी राय मांगी तो उन्होंने कहा कि आप इस फिल्म को रिलीज ही ना करो क्योंकि मुझे लग रहा है यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटेगी। ऐसे में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में जो अतिरिक्त खर्च आप करने वाले हैं वो मत करिए और इसे ऐसे ही डिब्बा बंद रहने दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। सुनील दत्त ने जब ये सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, भला फिल्म में ऐसी क्या कमी है जो राजेंद्र ऐसा बोल रहे हैं। खैर, सुनील दत्त को अपने निर्देशन और अभिनय
होने पर पूर्ण यकीन था, अतः उन्होंने फिल्म रिलीज कर दी। लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म को दर्शकों ने पहले हफ्ते में ही नकार दिया और यह बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इस घटना से सुनील दत्त गहरे सदमे में आ गए और कई दिनों तक यकीन नहीं कर पाए कि दर्शक इतनी अच्छी फिल्म को नकार कैसे सकते हैं। खैर, धीरे धीरे सुनील दत्त समझ गए कि उन्होंने समय से पहले एक निर्माता निर्देशक बनकर बड़ी गलती कर दी है। उन्हें थोड़ा और वक्त लेकर ऐसे कामों में हाथ डालना था। बहरहाल, अब उनके पास समस्या यह थी कि घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और लाखों कर्ज में भी आ गए थे। ऐसे में जब उन पर पैसे मांगने वालों का दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने अपने बंगले को गिरवी रख दिया, साथ ही अपने सभी कारों को बेचकर कर्ज चुकाया। कहते हैं कि इसके बाद सुनील दत्त इतने कंगाल हो गए थे कि शूटिंग स्टूडियोज में जाने के लिए उन्हें पब्लिक बस का सहारा लेना पड़ता था और अपनी पुरानी जिंदगी को वापस पाने में उन्हें 10 सालों तक फिर से कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। खैर, अब बात करते हैं मशहूर कोरियोग्राफर सह फिल्म निर्माता नरीमन ईरानी और उनकी 2 फिल्मों जिंदगी जिंदगी और डॉन की, जिनमें से एक ने उन्हें कर्ज तले दबा दिया तो दूसरे ने उन्हें कर्ज मुक्त करवाया। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि नरीमन ईरानी ने साल 1972 में सुनील दत्त और वहीदा रहमान को लेकर जिंदगी जिंदगी नामक एक फिल्म बनाई थी, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। नतीजन वो न केवल आर्थिक रूप से कंगाल हो गए बल्कि उन पर काफी कर्ज भी चढ़ गया। यह ठीक वही समय था जब अमिताभ मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में काम कर रहे थे। इस फिल्म से नरीमन ईरानी भी बतौर सिनेमेटोग्राफर जुड़े हुए थे। फिल्म जिंदगी जिंदगी के फ्लॉप का असर रोटी कपड़ा और मकान के शूटिंग के दौरान नरीमन ईरानी के व्यवहार में भी दिखने लगा, जिसे फिल्म में काम कर रहे अमिताभ, जीनत अमान और सहायक निर्देशक चंद्र बारोट ने भी भांप लिया और उनकी मदद करने की ठानी। इस तरह से डॉन फिल्म के निर्माण की नींव पड़ी और जब डॉन फिल्म की आधी शूटिंग के दौरान ही नरीमन ईरानी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो अमिताभ समेत इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों ने इसे अपने पैसों से पूरा किया। बाद में जब फिल्म बेहद कामयाब रही और खूब मुनाफा कमाई तो सबसे पहले नरीमन ईरानी के कर्जों को चुकाया गया और उनके परिवार को एक अच्छी खासी रकम देने के बाद ही फिल्म के कलाकारों ने इसके मुनाफे को आपस में बांटा था। इसके अलावा जब इस फिल्म के लिए अमिताभ को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया तो उन्होंने नरीमन ईरानी की पत्नी को स्टेज पर बुलाकर उन्हें यह अवार्ड समर्पित किया था। चलिए अब बात करते हैं अभिनेता जितेंद्र और साल 1982 में उनके द्वारा निर्मित फिल्म दीदारे यार की, जिसने न केवल उनकी सालों की जमा पूंजी को बर्बाद कर दिया बल्कि वो भारी कर्ज में भी डूब गए। गौरतलब है कि इस फिल्म के फ्लॉप होने से जितेंद्र को 2 करोड़ रुपयों का नुकसान हो गया। इस नुकसान की भरपाई के लिए वो मद्रास चले गए, जहां अगले 5 सालों में उन्होंने साउथ के दर्जन भर फिल्मों के रीमेक में काम किया और किसी तरह कर्ज मुक्त हुए। इस दौरान उनकी ऐसी विरले फिल्में ही आई जो साउथ की किसी फिल्म का रीमेक नहीं थी। साथ ही जितेंद्र ने दीदारे यार के बाद फिल्म निर्माण से लगभग किनारा कर लिया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शशि कपूर साहब और उनके द्वारा निर्मित तथा निर्देशित फिल्म अजूबा की, जो कि 90s की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में शामिल की जाती है। रूस की फिल्म निर्माण कंपनी गोर्की स्टूडियोज के साथ मिलकर इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन शशि कपूर ने ही किया था। दरअसल शशि कपूर ने इससे पहले जुनून, कलयुग, 36 चौरंगी लेन, विजेता और उत्सव जैसी फिल्में बनाई थी, जो कि अवार्ड्स जीतने में तो कामयाब रही परंतु बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गयी और शशि कपूर न केवल आर्थिक रूप से कंगाल हो गए बल्कि उन पर लाखों का कर्ज भी चढ़ गया। ऐसे में उन्होंने कला फिल्मों को दरकिनार करते हुए एक बड़े बजट की मसाला फिल्म बनाने का निर्णय किया, जो कि उन पर चढ़े कर्जों को उतार सके और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती दे सके। इस तरह से उन्होंने कुछ फिल्म फाइनेंसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से पैसे लेकर अजूबा फिल्म के रूप में अपना आखिरी दांव खेलने का निर्णय किया। फिल्म को बेहद ही भव्य तरीके से बनाया गया, जिसमें रूसी और भारतीय कलाकारों ने जमकर मेहनत की। शशि कपूर को फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। बहरहाल यह फिल्म भारत से पहले रूस में रिलीज की गई, जिसका फायदा उठाते हुए उन दिनों शशि कपूर के कुछ न चाहने वाले लोगों ने यह अफवाह उड़ा दिया कि फिल्म अत्यंत ही घटिया है और रूस में बुरी तरह से फ्लॉप हुई है, जबकि सच तो यह था कि फिल्म को रूस में दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। जब फिल्म के दुष्प्रचार की बात शशि कपूर साहब को पता चली तो उन्होंने मीडिया में आकर सच रखने का प्रयास भी किया, लेकिन सच से अधिक झूठे लोगों की बात जल्दी फैलती है। नतीजन फिल्म भारत में रिलीज हुई तो दर्शकों की काफी ठंडी प्रतिक्रिया मिली और यह बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। कहा जाता है कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद शशि कपूर लगभग दिवालिया हो गए थे और फाइनेंसर्स से बचने के लिए खुद को छुपा लिया था। गौरतलब है कि अजूबा के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण को अलविदा कह दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि यहाँ केवल अच्छी फिल्में बनाना ही सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए। ऐसा ही एक वक्त सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की जिंदगी में भी आया, जब न केवल उनकी सारी जमा पूंजी डूब गई अपितु वो करोड़ों कर्ज तले भी दब गए। दरअसल 90 के दशक तक आते आते जब उनका उम्र और फिल्मी कैरियर ढलने लगा तो उन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण तथा समारोह आयोजन जैसे काम करने
करने के लिए खुद की एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया ABCL। इसी कंपनी के तहत उन्होंने गुलाबी, तेरे मेरे सपने, उल्लासम, मृत्युदाता, सात रंग के सपने, मेजर साहब और अक्स सरीखी फिल्मों का निर्माण किया। साथ ही ABCL ने ही साल 1996 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया था। लेकिन यहाँ दुखद बात ये रही कि इन सब से अमिताभ को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ। खास करके मृत्युदाता के खराब प्रदर्शन ने तो उन्हें तोड़ कर ही रख दिया। अमिताभ इस फिल्म को अपने जीवन के एक बुरे सपने के तौर पर देखते हैं, जिसके फ्लॉप होने से न केवल ABCL डूब गई बल्कि खुद अमिताभ भी दिवालिया हो गए। उस दौर की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ABCL के पास फिल्म के कुछ कलाकारों को पेमेंट देने तक के पैसे नहीं बचे थे। इन कलाकारों में डिम्पल कपाड़िया भी शामिल थे, जिन्होंने पैसे नहीं मिलने पर अमिताभ बच्चन की काफी फजीहत की थी। ऐसे में अमिताभ ने अपनी कुछ फिल्मों के प्रोड्यूसर्स से बकाया पैसे की डिमांड कर डाली ताकि वो अपने कर्जों को चुका सके। ऐसे एक प्रोड्यूसर थे केसी बोकाड़िया, जिनकी फिल्म लाल बादशाह के पैसे अमिताभ बच्चन को नहीं मिले थे। लेकिन यहाँ भी विडम्बना देखिए कि यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ इस तरह से धाराशायी हो गई कि अमिताभ बच्चन की फीस चुकाने के लिए केसी बोकाड़िया को अपना बंगला तक बेचना पड़ा। अमिताभ बच्चन की ही तरह अभिनेता अजय देवगन को भी एक फिल्म निर्माता बनना बेहद महंगा पड़ा था। जब साल 2000 में उन्होंने राजू चाचा नामक एक फिल्म बनाई थी। इस फिल्म को एक बड़े कैनवस पर बनाया गया था और उस समय अजय देवगन इस पर 25 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च की थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो यह महज 10 करोड़ रुपए ही कमा पाई और अजय देवगन 15 करोड़ रुपए कर्ज में आ गए। इस कर्ज को चुकाने के लिए उन दिनों अजय देवगन को कई फिल्में एक साथ साइन करनी पड़ी और उन्हें कई शिफ्टों में काम करना पड़ा। गौरतलब है कि इन अभिनेताओं ने अपने कर्ज को चुकाने के लिए या तो ज्यादा फिल्मों में काम किया या फिर अपनी संपत्ति बेची। लेकिन अभिनेता राजपाल यादव को तो जेल तक जाना पड़ा था। दरअसल साल 2012 में इन्होंने अता पता लापता नामक एक फिल्म कर्ज लेकर बनाई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल हो गई और राजपाल अपना कर्ज चुकाने के लिए नाकामयाब रहे। ऐसे में उन पर एक फाइनेंसर्स ने चीटिंग केस कर दिया। नतीजन राजपाल को महीनों जेल में गुजारने पड़े थे। तो ये थी भारतीय अभिनेताओं और उनके द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी फिल्मों पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति, जिन्होंने उन अभिनेताओं को लगभग दिवालिया ही कर दिया था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।